नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है वो ये है कि ये जो सरकार मोदी 3.0 जिसको कहा जा रहा है और जो वास्तविकता में मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए 01 सरकार है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरकार कब तक चलेगी, इसकी मियाद कितनी है, क्या ये जब संसद के अंदर वोटिंग होगी तो उस सरकार गिर जाएगी या रहेगी। ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, मुझसे भी पूछा जा रहा है और बाकी लोगों से भी पूछा जा रहा होगा। यह प्रश्न ये उठता है कि आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और वाईएसआर कांग्रेस और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और कुछ इंडिपेंडेंट्स बीजेपी की सरकार के साथ क्यों हैं, एनडीए की सरकार के साथ क्यों हैं, और जब उन्होंने जनता का मूड देख लिया है उसके बावजूद वो इंडिया सरकार में आने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार तो मेन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए सारी कार्य किए थे और बेसिक जब पहली मीटिंग्स हुई उसमें भी नीतीश कुमार गए और इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान था, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब मीटिंग्स आगे बढ़ी और ये एक्सपेक्ट किया नीतीश कुमार ने कि उनको कन्वीनर नियुक्त किया जाएगा, कन्वीनर नियुक्त नहीं किया इंडिया गठबंधन में, जिसकी वजह से या और कोई वजह भी हो सकती है, ईडी सीबीआई भी हो सकती है, जिनकी वजह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा और वो एनडीए गठबंधन में चले गए। तो उस समय भी ये प्रश्न पूछा गया था, मैंने भी ये प्रश्न पूछा था और लोगों ने भी पूछा था कि चलिए अगर आपको मान लीजिए कन्वीनर नहीं भी बनाया जाता तो क्या आप गांधीवादी विचारधारा से गोडसेवादी विचारधारा में चले जाएंगे? क्या आप जिन सिद्धांतों और मूल सिद्धांतों और नियमों और जो कार्य प्रणाली है उसके विरुद्ध कार्य करते रहे तो जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड एज ए कन्वीनर आप उस पार्टी में चले जाएंगे जिसका विरोध करेंगे? खैर चलिए, तो राजनीतिक लोगों की बातें हैं, राजनीतिक लोग दूसरी तरह सोचते हैं। हम लोग तो टीचर्स हैं, हम लोग विश्लेषक हैं, हम लोग सिद्धांत पे ज्यादा बातें करते हैं और विचारधारा पे ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों की आज के तारीख में कोई विचारधारा तो नहीं होती। खैर, नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए, चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के साथ भी जा सकते थे, इंडिया गठबंधन के भी साथ जा सकते थे। पिछली बार का चुनाव जो लोकसभा का हुआ था उन्होंने कांग्रेस के साथ लड़ा था और इस बार का चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा। खैर, फिर वही बात कि गांधीवाद से आप तुरंत गोडसेवाद की तरफ कैसे चले गए, आप समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ कैसे चले गए। लेकिन चलिए, वो भी एक राजनीतिज्ञ है, उन्होंने वहां की लोकल गणित को देखा और आंध्र प्रदेश की अगर गणित को आप देखते हैं तो वहां पे वाईएसआर कांग्रेस है मजबूत और टीडीपी है मजबूत। वाईएसआर कांग्रेस वास्तविकता में कांग्रेस के साथ होनी चाहिए थी, क्योंकि जब वाईएसआर की अकाल मृत्यु हुई थी एक क्रैश में, उसके बाद वाईएसआर के बेटे थे और उनको कांग्रेस को नॉर्मली उन्हें मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की कुछ अंदरूनी राजनीति है, वहां पे कुछ पुराने टाइप के लोग हैं, उन्होंने वहां जाके उनको मुख्यमंत्री न बनाकर एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो एक क्रिकेटर था और जो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में चला गया। लेकिन अगर 2004-2009 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई थी तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान वाईएसआर का था और वाईएसआर ने आंध्र प्रदेश में जब तेलंगाना भी उसके साथ था तो स्वीप किया था, और क्योंकि वो जनवादी जनतावादी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, उन्होंने कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूत किया था। उनके जीते जी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत रही। खैर, बाद में जिस प्रकार की राजनीति हुई, उनके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस बना ली और पिछला जो चुनाव था 2019 का वो टीडीपी ने कांग्रेस के साथ लड़ा, नई सफलता मिली। वाईएसआर कांग्रेस ने बिल्कुल स्वीप किया, क्योंकि उस समय जो
मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस थे, उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर दौरे किए। जैसे इस बार चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने पूरे आंध्र प्रदेश के दौरे किए, जनता से संपर्क साधा और उसके बाद इस बार के चुनाव में टीडीपी बहुत मजबूती से उभरी और वाईएसआर कांग्रेस को केवल 4 सीटें मिली। लेकिन आज की तारीख में वाईएसआर कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है और टीडीपी भी बीजेपी के साथ है। तो एक प्रकार से आंध्र प्रदेश की 40 सीटों में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। एक तरह से वो, मैं गलती कर रहा हूँ 40 सीटों में, क्योंकि जिस समय तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, हो सकता है उस समय की हो, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, अपने आप देख लीजिएगा। लेकिन वास्तविकता में पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस ने स्वीप किया था और इस बार टीडीपी ने स्वीप किया। अब प्रश्न ये उठता है जो सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ कब छोड़ेंगे। देखिए, दोनों राज्यों की अलग अलग मजबूरियां हैं। पहले बात कर लेते हैं टीडीपी की। टीडीपी का जब देखिए आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना, तो तेलंगाना में हैदराबाद चला गया और हैदराबाद आप जानते ही हैं बहुत विकसित जिला है और वहां पे काफी विकास हो चुका है। और आंध्र प्रदेश को एक नया राजधानी बनाने का जिम्मा मिला क्योंकि राज्य अलग हो गया। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है और चंद्रबाबू नायडू का नेचर आप जानते हैं कि वो जो चीज बनाएंगे वो टेक्निकली बड़े हाई लेवल का बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय भी आंध्र प्रदेश के सीओ की तरह काम किया था जब पिछला उनका टेन्योर रहा था। और उनका काम करने का स्टाइल कोई राजनीतिकों से ज्यादा एक कॉर्पोरेट के सीओ की तरह है और वो एक बड़े कार्यबद्ध तरीके से ऑर्गेनाइज वे में अपनी कार्यप्रणाली उनके काम करने की है। पैसे की आवश्यकता है। अब उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो इंडिया गठबंधन में चले जाएं या एनडीए गठबंधन में चले जाएं। एनडीए गठबंधन में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, जेडीयू और टीडीपी की सीटें मिला के कंफर्टेबल मेजॉरिटी बाकी इंडिपेंडेंट्स को और वाईएसआर कांग्रेस को और एकनाथ शिंदे की पार्टी को और अजीत पवार की पार्टी को मिला के एक अच्छी संख्या बनती है। लेकिन अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों भी मिल जाते हैं तो वो इंडिया गठबंधन को एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिलाने के लिए तैयार मतलब स्थिति में नहीं। तो उनके राज्य के हित में है अभी फिलहाल वो एनडीए गठबंधन में रहें, एनडीए गठबंधन से अगले 3-4 महीने तक फंड्स एलोकेट कराएं। अगर आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा न भी मिले तो कम से कम स्पेशल ग्रांट मिल जाए, जिससे चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेशवासियों को दिखा सकें कि देखिए मैंने आपके हित में एनडीए से समझौता किया था, और धन आवंटन से विकास की एक नई दिशा दिखाकर वो जनता को, अपने प्रदेश की जनता को अपनी तरफ कर सकें, जो किसी भी स्टेट लेवल राजनीतिज्ञ का उद्देश्य होता है। और बिहार के अंदर नीतीश कुमार का मुख्य उद्देश्य यह था, जो पहले उन्होंने, जब वो महागठबंधन में थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि मेरा उद्देश्य है जल्दी इलेक्शन कराना, इलेक्शन को प्रीपोन कराना। और वो चाह रहे थे कि लोकसभा के साथ बिहार के विधानसभा के चुनाव हो जाए। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर लोकसभा में 16-17 लोग लड़ेंगे तो उसमें जो एक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री वो नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि वहां पे सवर्णों को भी टिकट देना पड़ेगा, बैकवर्ड्स को देना पड़ेगा, अति पिछड़े, दलित। वो एक बिहार की राजनीति में वो थोड़ा सा मुश्किल उनको लग रहा था। तो वो ये चाह रहे थे कि बिहार के अंदर अगर विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो अति पिछड़े और अति दलित जो उनके मुख्य आधार हैं, वोट बैंक हैं, उनको ज्यादा सीटें देकर उनको अपने साथ रख सके। दूसरी एक बहुत बड़ी कसक थी नीतीश कुमार के मन में, पिछले विधानसभा चुनाव में रणनीतिक एक कार्यप्रणाली के तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी को नंबर 3 की पार्टी बना दिया था। आरजेडी एक बड़ी पार्टी की तरह उभरी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी की तरह उभरी, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड बहुत ज्यादा क्षमता रखती थी, उसको चिराग पासवान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उनका कद बौना कर दिया और उनकी सीटों की संख्या बहुत कम हो गई। आप जानते ही हैं कि चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उन क्षेत्रों में उतारे
जहां पे जेडीयू के प्रत्याशी लड़ रहे थे, और वहां पे नहीं उतारे जहां पे बीजेपी के प्रत्याशी लड़ रहे थे। और ज्यादातर जो उनके प्रत्याशी लड़े जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट वाले एरिया में, वो वही लोग थे जो बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े नेता थे। तो उनका पूरा काडर जो बीजेपी आरएसएस का था, जब उनके रिप्रेजेंटेटिव एलजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़े, तो मानी बात है कि बीजेपी का जो कमिटेड वोट बैंक था वो जेडीयू को नहीं मिला, बल्कि वो उन कैंडिडेट्स को मिल गया जो कि एलजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़े थे। और जेडीयू को केवल वही वेट मिला जो जेडीयू का था, जबकि जहां बीजेपी के कैंडिडेट थे वहां बीजेपी के लोगों ने भी वोट दिया बीजेपी के कैंडिडेट को, जेडीयू वालों ने भी वोट दिया, तो बीजेपी की संख्या बढ़ गई और जेडीयू की संख्या कम हो गई। अब यह कसक तो नीतीश कुमार के पास है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा में जब तक वो अपनी संख्या को और अपने को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी की तरह स्थापित न कर लें। अब चिराग पासवान भी एनडीए में है, 5 की 5 सीटें लोकसभा की जीतते हैं। अब इस बार वो कैसे भूमिका निभाते हैं, हनुमान जो लंका जिसने जलाई थी या वो हनुमान जो अयोध्या जलाए, ऐसे हनुमान, किस हनुमान की भूमिका वो तो समय बताएगा, और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के उनका उपयोग करेंगी ये भी समय बताएगा। जैसे इस बार के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का उपहास उपेंद्र कुशवाहा को उड़ाया है, काराकाट से वो इलेक्शन लड़े, बीजेपी को नॉर्मल तरीके से उनका सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पवन सिंह, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो फिल्म कलाकार हैं, उनको लड़ाया। और उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जो बीजेपी का सारा काडर था वो पवन सिंह के लिए काम करता रहा। चुनाव के दिन जब सारे के सारे उनके पोलिंग एजेंट्स थे वो बीजेपी और आरएसएस के लोग थे, और उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने पवन सिंह को खड़ा करके हरवा दिया। ये उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, और वो अब लालू यादव के संपर्क में। तो नीतीश कुमार का उद्देश्य है कि विधानसभा के चुनाव जल्दी कराकर वो वहां पर अपनी संख्या को बढ़ाएं, और जब संख्या बढ़ जाए तो उसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी से बार्गेन करें, चाहे आरजेडी से बार्गेन करें कि भैया स्टेट की सत्ता तो मेरे पास रहेगी और दिल्ली की सत्ता में मैं उसका समर्थन करूंगा जो कि मुझे यहां पे मुख्यमंत्री बनाने के लिए सहयोग करेगा, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है। अभी राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं, तो अभी विधानसभा के सदस्य जो हैं राज्यसभा के चुनाव में वोट डालेंगे, तो वो ये भी चाहते हैं कि राज्यसभा के चुनाव हो जाए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हो, और जब संख्या उनकी नंबर 1 नंबर 2 की हो जाए तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, और उस बार्गेनिंग पावर के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी या आरजेडी कांग्रेस से किससे उसे उन्होंने समझौता करना है, क्योंकि अब विचारधारा का कोई प्रश्न तो है नहीं, क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के साथ भी रह चुके हैं, लेफ्ट में भी रह चुके हैं, और राइट में बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं। तो उन्हें इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। उन्हें अंतर इस बात का पड़ता है कि बिहार के अंदर उनकी राजनीतिक कद किस तरह का होगा। अच्छा, दूसरी एक और बात जो नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन वालों से कह दी है कि हमारी तो जो सीटें हैं वो हैं, लेकिन उससे तो आपको क्लियर मेजॉरिटी मिलती नहीं, तो आप बाकी इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ कीजिए, और बंगाल के अंदर जैसे ममता दीदी 3 एमपी जो बीजेपी के हैं उनको तोड़ के अपने में शामिल कराने के लिए एक तरह से तैयार बैठी हैं, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के भी जो सदस्य हैं वो किसी भी समय इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। अगर आप ये दिखा देंगे कि टीडीपी और जेडीयू के समर्थन करने से आपकी सीटें 280 के आसपास हो जाती हैं, तब तो हम जोखिम लें, वरना हम जोखिम क्यों लें? यहां बैठे हैं, अच्छे खासा पैसा मिल रहा है, सामान मिल रहा है, बार्गेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और हम छोड़ छाड़ के उधर चले जाएं और 10 दिन में सरकार गिर जाए तो क्या फायदा? तो आप 20-25 लोगों को अपनी तरह मिला लीजिए, और आपको ये पता ही होगा जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उसमें से 10 इंडिपेंडेंट्स इंडिया गठबंधन के साथ देने के लिए तैयार हो गए। पप्पू यादव ने तो खुल के कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ऐसे ही विशाल पाटिल जो महाराष्ट्र के हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा जो लद्दाख के हैं इंडिपेंडेंट उन्होंने भी कर ली है। ओवैसी साहब भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं। तो इस प्रकार के 10 लोग हैं।
इसके अलावा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी दे आर वेटिंग फॉर देयर कॉल एज टू व्हेन दे अल्टीमेटली डिसाइड टू लीव एनडीए एंड गो टू इंडिया अलायंस। और तब जेडीयू और टीडीपी को यह आसानी होगी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाए, स्टेट के अपने हित का भी ध्यान रखे और एक स्थायी सरकार भी दे। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने एक और काम किया है। आंध्र प्रदेश के अंदर विधानसभा की जो स्थिति है उसमें टीडीपी के पास 135 विधायक हैं, वाईएसआर के पास 11 विधायक हैं, जो जेएसपी है, जो पवन कल्याण की है, उसकी 21 विधायक हैं और बीजेपी के पास 8 विधायक हैं। 8। इसके माने आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी अपने बल पे उसके पास मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट क्या 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन पवन कल्याण को उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, चिरंजीव के वो भाई हैं और एक अच्छे कलाकार हैं और उनकी अपनी अच्छी एक पकड़ है। वाईएसआर कांग्रेस के पास केवल 11 सीटें हैं, तो एक तरह से खत्म हो गया है, बहुत कम आधार उनका बचा है। जब उनका मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर और माननीय मोदी जी वहां गए, तो नीतीश कुमार नहीं गए। और उसके बाद जब वहां मंत्रियों को शपथ दिलाई तो चंद्रबाबू नायडू ने जानबूझकर वहां पे मुसलमान मंत्रियों को भी शपथ दिलाई, जबकि दिल्ली के अंदर आपने देखा कि जो केंद्र सरकार में सरकार है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। तो वो उन्होंने एक तरह का शोकेस करने का प्रयास किया कि मैं रिजर्वेशन भी दूंगा मुसलमानों को और मैं मंत्री भी बनाऊंगा, आप बैठे हैं तो बैठे रहिए। और इसके अलावा वहां उन्होंने पवन कल्याण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया। तो एक प्रकार का मैसेज दे दिया चंद्रबाबू नायडू ने कि आप दिल्ली में मुझ पे निर्भर जरूर हैं, लेकिन मैं आंध्र प्रदेश पे आपसे मजबूर नहीं, मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप मेरे लोगों को आपने वहां पे अनइम्पोर्टेंट पोस्ट दी हैं या कम तर पोस्ट दी हैं, तो यहां भी मैं आपके लोगों को पोस्ट नहीं दूंगा। और जो उनके मंत्री बने हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो इतना मजेदार है, आनंददायक। उन्होंने कहा है कि मेरे को ये बहुत शिकायतें मिली हैं और बहुत लोगों ने बताया है कि हवाई जहाज के टिकट बहुत महंगे हो गए और जनहित में मैं ये निर्णय लूंगा, पूरी समीक्षा करूंगा कि हवाई जहाज के टिकट इतने ज्यादा क्यों हैं और इनको कम करने पे विचार करूंगा। अब बताइए, वो टीडीपी के नेता हैं और ये मानी बात है हवाई जहाज के टिकट बढ़ गए हैं, लेकिन टिकट बढ़ा के, टैक्स बढ़ा के तो सरकार पैसा इकट्ठा कर रही है और अपना आनंद मना रही है और सड़कें बना रही है, जिसको डेवलपमेंट कह रही है। लेकिन अगर टीडीपी के मंत्री सिविल एविएशन मिनिस्टर हवाई जहाज के किराए को घटाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो तो बीजेपी की विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध है। तो एक तरह की मैसेजिंग ये जो टीडीपी ने की है और जिससे उन्होंने ये मैसेज नीतीश कुमार को भी दिया है कि जैसे हमने बीजेपी के किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया, उसी प्रकार से आज आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप एक हैं वहां पे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बिहार के और मंत्री भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, सम्राट चौधरी साहब, शकुनी चौधरी के बेटे शकुनी चौधरी एक बड़े नेता हैं वहां पे, कुशवाहा जाति के और आरजेडी की प्रयोगशाला से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है कि जब तक नीतीश कुमार नहीं हटाऊंगा पगड़ी नहीं उतारूंगा। पगड़ी उन्होंने उतारी नहीं है और गठबंधन में है, एक चीफ मिनिस्टर है, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार को भी एक संकेत दे दिया है कि आप भी अगर 2-3 वरिष्ठ मंत्रियों को बीजेपी के मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करें और इनडायरेक्ट मैसेज दे दें कि जैसा ट्रीटमेंट तुम दिल्ली के अंदर मेरे मंत्रियों को दोगे और जिस प्रकार के विभाग उनको दोगे, तो मैं भी तुम्हारे मंत्रियों को निकाल बाहर कर सकता हूं। और हो सकता है 2-4 दिन में आपको सुनने को मिल जाए कि सम्राट चौधरी को या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाए या बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है जनता का और ज्यादातर लोगों का, ये सरकार कब तक चलेगी, तो संकेत देने तो शुरू हो गए। चंद्रबाबू नायडू ने भी संकेत दे दिया है, नीतीश कुमार ने भी असेंबली को भंग कराने का संकेत दे दिया है।
आरएसएस ने भी संकेत दे दिया है। और आपने देखा होगा कि अभी 1-2 दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ, सारे लोग हाथ जोड़े खड़े थे। नितिन गडकरी ने हाथ नहीं जोड़ा था, ताली नहीं बजाई थी। और आरएसएस ने जिस प्रकार से अपनी मैगजीन में मुखपत्र में लिखा है और जिस प्रकार से मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दिया है, इसका माने आरएसएस उस समय का इंतजार कर रहा था जब मोदी जी सर्वशक्तिमान न रहे, नॉन बायोलॉजिकल न रहे, तो उस समय वो प्रश्न उठाएगा। और आरएसएस ने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए हैं। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, बिहार के अंदर। और कल्पना कीजिए अगर आरएसएस ने अपने हाथ खींच लिए केवल इसलिए कि महामानव अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए तो आरएसएस को उसी प्रकार से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे, जैसा स्टेटमेंट जेपी नड्डा साहब ने आरएसएस के बारे में दिया था। और अगर आरएसएस अपने हाथ खींच लेगा तो भारतीय जनता पार्टी की क्या दशा होगी विधानसभा चुनाव में। और चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को और एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को भी ये सिग्नल मिल जाएगा जब इन विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे कि क्या उन्हें एनडीए के साथ रहना ज्यादा फायदेमंद है या इंडिया अलायंस में जाना ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तो पार्लियामेंट इलेक्शन ने बता दिया कि वहां महाविकास अघाड़ी के अंदर हवा चल रही है और महायुति ने अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को लेकर अपनी राजनीतिक भूल की। हरियाणा के अंदर भी यह स्थिति है, कश्मीर के अंदर भी यह स्थिति। तो विधानसभा चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे के बारे में भी सुना जा रहा है, उन्होंने भी आलोचना करनी शुरू कर दी है कि 400 पार के नारे ने हमको नुकसान पहुंचाया। अजीत पवार ने भी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात शुरू कर दी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जबकि वो बाकी अपना सोशल मीडिया पे बातें करते रहते हैं, लेकिन 10 करोड़ का अनुदान उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले जो आबो हवा बनेगी और लोगों को ये संदेश मिलेगा और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और वाईएसआर कांग्रेस को ये संदेश मिलेगा कि हवा किधर बह रही है। आरएसएस को भी लगेगा कि क्या इस समय बीजेपी, मोदी जी इतने मजबूत रह गए हैं जैसे पहले थे या कमजोर हो गए हैं। अब हम क्या अपना स्टैंड ले सकते हैं जैसा उन्होंने पिछले 5 दिन में लिया है। उन्हें लग रहा है कि मोदी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं और ये सरकार मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए 0.1 है। और कब तक चलेगी इस बात पे डिपेंडेंट है कि असेंबली इलेक्शन के पहले अपोजिशन अपने को कैसे ग्रुप अप करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कैसे मिलजुल के लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी जिसमें अभी से हर जगह एक दूसरे के खिलाफ बगावत की लपटें दिखाई दे रही हैं, वो अपने को इलेक्शन तक कैसे एकत्रित, एकजुट रख सकता है। कौन एकजुट होगा, जिसकी विजय होगी उधर ही ये सारे लोग जो फेंस हिटर्स हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथ आज नहीं है, एनडीए के साथ हैं, लेकिन कल इंडिया गठबंधन के साथ आके इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। ये टाइम 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने भी हो सकता है और 5 महीने भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा होगा इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।